अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग एटम को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन पढ़ लिया, न्यूट्रॉन पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैंने आपको रदरफोर्ड की थ्योरी बताई है। उसने बड़ा एक अहम एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट था अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद उसके बाद मैंने आपको प्लांक्स के कल जो है ना परसों मैंने आप लोगों को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी। उसमें हमने ये कहा था कि एनर्जी जो है वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में जो है रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम क्वांटा बोलते हैं। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट बोहर एटॉमिक मॉडल है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखवाती होती हूँ। तो 1913 में सबसे पहले जो है बोहर ने जो है वो अपना मॉडल पेश किया था। और उसने कैसे मॉडल पेश किया था? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उसने जो है एक्सप्लेन किया था। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक एटम का पैटर्न होता है जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए देखते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो दोबारा बता देती हूँ कि बोहर ने 1913 में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया, उस पर डिस्कवरी की, उस पर देखा कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके आखिर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसने उसके लिए आसानी यही थी, तो उसने सबसे आसान एटम को लिया ताकि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देख सके। उसने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लिया और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लेने के बाद उसने अपनी थ्योरी में कौन से पॉइंट्स मद्देनजर रखे हैं, किनको यूज करते हुए उसने अपनी थ्योरी दी है। तो उसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए 1913 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए अपना मॉडल पेश किया। और उसने अपने मॉडल में ये प्रपोज किया। अभी तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेशक न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इस चीज़ से किसी भी साइंटिस्ट को जो है वो सारे रदरफोर्ड की इस बात को मानते थे, बिलीव करते थे। इस चीज़ पे किसी को भी इतराज़ नहीं था। लेकिन रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। मैं आज भी कहूँगी वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसने किसी स्पेशल एनर्जी लेवल का नाम नहीं लिया। उसने कोई ख़ास एनर्जी ऑर्बिट्स का नाम नहीं लिया। आज पहली दफ़ा ऑर्बिट्स के एटॉमिक मॉडल में मैं लेने लगी हूँ एनर्जी का नाम, ऑर्बिट्स का नाम। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन स्पेशल किस्म के ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल हो गया, ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल हो गया, ये एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल हो गया। इन्हें कहते हैं आउटर शेल्स। और ये वाला जो होता है ये इनर। और फिर हमारे पास ये क्या हो गया? इनर। तो इसने ये प्रपोज्ड किया है। अब ये जो आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आती है उसको यूज करते हुए बोहर ने ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। स्पेशल किस्म के एनर्जी लेवल्स होंगे, उनके अंदर जो है वो करेंगे। पहले मैंने कहा कि उसने पेश किया है किसको यूज करते हुए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए। फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि उसने क्या प्रपोज किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स ये हैं एनर्जी लेवल्स। पहले रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। कहीं पे भी उसने ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल की बात नहीं की थी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में चीज़ें आ जाएंगी और ये उसका जो उसने थ्योरी प्रपोज की थी वो अब हमारे पास इसके जो पास्टुलेट्स उसने पेश किए वो हम देखते हैं। तो बेटा इसका पहला पहला पास्टुलेट्स ये है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये आगे आपके पास गोल गोल ऑर्बिट्स जो हैं और हर ऑर्बिट्स की देखें। पहले उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड, पहला पास्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। फिर उसी पॉइंट के अंदर आपकी बुक वाला लिखता है कि हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी। ये नहीं है कि अगर जनाब इसकी मैं 2.5 कैलकुलेट करती हूँ तो इसकी भी 2.5 होगी, इसकी भी 2.5 होगी, ऐसा नहीं है। इसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी, इसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी और इसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी। तो पहला पॉइंट मैं दोबारा बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसी से अगले जो है वो पॉइंट्स बनेंगे कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट। रेडिएट का मतलब होता है निकालना। इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को निकालता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है जब वो एक ही ऑर्बिट में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा ये ना तो कभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही ये रिलीज करेगा। ये भी अगर अपने ऑर्बिट में घूमता है तो वो कभी भी क्या करेगा? ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा।
फिर आप कहेंगे बार-बार तो हम कह रहे होते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ एनर्जी एंड एब्ज़ॉर्ब एनर्जी, तो वो कब होगा? वो तब होगा जब ये ऑर्बिट छलांग लगाएगा, जंप करेगा आउटर से इनर की तरफ या इनर से आउटर की तरफ। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ना तो रिलीज करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन दे विल रिमेन इन द फिक्स्ड एनर्जी लेवल। जब वो अपने अपने एनर्जी लेवल में होंगे, वो कभी भी एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। दे विल रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन दे विल जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट।